अरे चूल्हे में जाए तुम्हारे बाबूजी और ताऊजी की सेवा सत्कार। शादी मैंने एक बाप के बेटे से की थी, पर यहाँ तो दो दो बूढ़ों की सेवा करनी पड़ रही है। आपके बाबूजी क्या कम थे जो आपके ताऊजी गांव में ही जम गए। अरे बेटा बेटी हैं, जाएं उनके पास। मैंने उनका कोई ठेका नहीं ले रखा है। एहसान हो गए आपके बाप पर, मुझ पर नहीं। कह दो अपने बाप से भरत बने जो फिरते हैं, नहीं तो उनका बोरिया बिस्तर भी घर से बाहर फेंक दूंगी। जल्दी से जल्द अपने ताऊ को विदा करो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। गीता अपने पति सुरेश से बोली। सुरेश बोला, सच में ताऊ जी ने एहसान तो बाबूजी पर किया है, मैं उसका भुगतान क्यों करूं। मानता हूं कमाते थे तो हमारे लिए खर्चे भेजते थे। ताऊ जी ने अपने ज़मीन कम दामों पर हमें दे दिया तो क्या एहसान किया। ठहर जाओ, मैं अभी पिताजी से कहता हूँ। जैसे ही सुरेश बाहर निकलने लगा, नारायण बाबू वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा मैंने सब सुन लिया, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं अपने बड़े भाई की सेवा नहीं कर सकता। तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा। इतना कहकर वह उदास मन से वहाँ चले गए। बहुत सोच विचार करने के बाद नारायण बाबू ने नैना को फ़ोन किया। नैना, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, आकर देख जाओ और हो सके तो उन्हें अपने साथ ले जाओ। मेरी भी अब उम्र हो रही है बेटा, घर गृहस्थी तुम्हारे भाई और भाभी संभालते हैं। तुम्हारे चाची के जाने के बाद इस घर में मेरी कितनी चलती है, ये तुम समझ सकती हो। भाई साहब की देखभाल करना अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अब अपनी जिम्मेदारी संभाल लो और मुझे माफ़ करो। नैना बोली, क्या बात है चाचा जी, ऐसा क्या हो गया कि बाबूजी को आप वहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं उनके प्राण उसी गांव में बसते हैं। माँ के जाने के बाद बाबूजी ने गांव में रहने का फैसला किया और खेती बाड़ी घर सब कुछ आप ही तो आज तक देखते आए हैं। मैं और राजीव तो कुछ जानते भी नहीं, इसलिए कभी हमने दखल अंदाजी भी नहीं की। फिर क्या बात हो गई। नैना के पिता नरेंद्र बाबू और नारायण बाबू दोनों भाई हैं। नरेंद्र बाबू नौकरी करते थे। दोनों बच्चों के विवाह के 2 साल बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो वह बच्चों के पास न रहकर अपने गांव के घर में रहने लगे। वहाँ काफ़ी संपत्ति थी। अब पिता के घर खाने पीने का ख्याल चाचा और उसके परिवार वाले रखते थे, इसलिए नैना और राजीव कभी दखल अंदाजी नहीं करते थे। खेती बाड़ी से जो आता नारायण बाबू के खाते में जाता। यहाँ तक कि नरेंद्र बाबू के कहने पर 6 महीने पहले ही उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन भी नारायण बाबू के नाम पर औने पौने दाम पर कर दी, ताकि उनकी देखभाल में उनके पैसे खर्च ना हों। नैना का भाई राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और नैना के पति एक नामी गिरामी डॉक्टर थे। भाई राजीव की पत्नी रेनू एक उच्च वर्गीय परिवार से आई थी, जो अपने ही दुनिया में रहती थी। उसे ना तो किसी का हस्तक्षेप पसंद था और ना ही पारिवारिक पंचड़ों में पड़ती थी। 1 घंटे बाद नैना ने राजीव को फ़ोन किया और सारी घटना बताई। राजीव बोला, अभी तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। नैना बोली, फुर्सत निकालना होगा और हमें कल सुबह ही निकलना होगा। चाचा जी ने दबाव देकर कहा है कि आकर देख जाओ। आखिरकार राजीव को मानना पड़ा। अगली सुबह दोनों भाई बहन निकले। रास्ते में राजीव को परेशान देखना नैना बोली, परेशान मत हो, एक बार डॉक्टर से उन्हें दिखा देंगे, ठीक हो जाएंगे। राजीव झल्ला कर बोला, सब कुछ ठीक तो चल रहा था, एकाएक क्या हो गया। अगर कुछ साल और वह लोग देखभाल कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। अपनी ज़मीन कितनी कम दामों में हमने उन्हें दे दी, यही सोचकर कि वह लोग बाबूजी का ख्याल रखेंगे। अपना मतलब निकल गया तो हो गए रिश्ते ख़त्म। नैना बोली, छोड़ो ना, पुरानी बातों को करने से क्या फ़ायदा। हो सकता है शायद बाबूजी आखिरी वक्त में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते होंगे।
राजीव उत्तेजित होकर बोला, दीदी आपके लिए कहना बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे जीजा जी के पास बहुत पैसे हैं, अगर ऐसी नौबत आएगी तो आप ही अपने पास रख लेना। आप रेनू के स्वभाव को जानते हैं, उसने तो साफ साफ मना कर दिया है और 3 कमरे के घर में मैं उन्हें कहाँ रखूँगा। वैसे बाबूजी ने जितना मुझ पर खर्चा किया उतना आप पर भी किया है। नैना मुस्कुराकर बोली, राजीव तुम भूल रहे हो, जब बाबूजी को रिटायरमेंट में जो पैसे मिले थे उन्होंने हम दोनों को आधा आधा दिया था। उस वक्त तुमने खुशी से कहा था कि बाबूजी जब भी कोई दिक्कत होगी याद कर लीजिएगा। अभी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, छोटे से घर में रहना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर मैंने भी अपने हिस्से के पैसे भी तुम्हें दे दिए थे, याद है कि भूल गए। राजीव ने गुस्से में मुंह घुमा लिया तो नैना बोली, अपनी जिम्मेदारी से तुम मुंह नहीं घुमा सकते हो। मैं तो कम से कम साल में एक बार गांव जाती भी थी, तुम तो कभी झांकने तक नहीं गए। तुम चिंता मत करो, ऐसी परिस्थिति आई तो मैं उन्हें अपने साथ रख लूँगी। नैना मन ही मन सोची, पति इतने बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया का इलाज करते हैं, क्या बूढ़े ससुर को सहारा नहीं दे सकते हैं। सफ़र ख़त्म हुआ, वह गांव पहुँचे। नरेंद्र बाबू को देखकर नैना की आंखें भर आईं। हटे कटे नरेंद्र बाबू सूखकर कांटा हो गए थे। वह पिता के गले लगकर बोली, बाबूजी 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपकी हालत इतनी ख़राब हो गई। पहले फ़ोन करवा देते, मैं चली आती। पिता थरथराती आवाज़ में बोले, तुम दोनों का अपना जीवन है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। फिर बड़े शहर में परेशानियां भी कम नहीं होती हैं, पर अब शायद मैं इन लोगों के लिए भी बोझ बन गया हूँ। नैना ने पिता को आश्वासन दिया और अगली सुबह उन्हें लेकर वापस निकल गई। अगले दिन में नैना अपने पति सागर को बोली, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप यहाँ थे नहीं तो मैं गांव जाकर उन्हें यहाँ ले आई। सागर अचानक गुस्से में बोला, यहाँ ले आई क्या मतलब है? तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूर नहीं समझा। इतना बड़ा घर मैंने खुद के लिए बनवाया है, कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला है, और तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पर है। जब पैसे लेने की बात आई थी तो कैसे नाटक करते हुए राजीव ने सारे पैसे ले लिए थे और तुमने भी दानवीर कर्ण बनकर अपने पैसे उसे दे दिए थे। मैं पैसे अपने और अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, दान करने के लिए नहीं। सागर के इस रूप को देखकर नैना हैरान थी। जो इंसान अनजान की सेवा और इलाज करता है, उसके मन में और घर में अपने ससुर के लिए जगह नहीं थी। सागर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहा था। नैना हाथ जोड़कर बोली, ज़रा धीरे बोलिए, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो वे जीते जी मर जाएंगे। आखिर उनका भी सम्मान है। सागर बोला, अगर सम्मान है तो बेटी के घर जाकर रहें, बेटी के घर क्यों चले आए? तुम कमाती नहीं हो, मेरी कमाई पर रहती हो, तो निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर सागर वहाँ से उठकर चला गया। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पति को वह इतनी इज्जत देती है, वह लोगों की सेवा करता है, आज वह उसकी नज़रों से गिर गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने अपने भाई और पति पर इतना भरोसा किया ही क्यों। आखिर उसने अपने सारे पैसे अपने भाई को दे दिए थे। बच्चों के जन्म के समय सागर ने कहा कि तुम आराम से घर में रहो, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा। गलती की थी नैना ने, जो पति की बात पर भरोसा कर लिया। नैना पूरी रात इसी उधेड़बुन में थी कि आखिर अकाउंट में पैसे तो थे, परंतु बिना पति की इजाज़त के वह खर्च नहीं कर सकती थी। एक बार उसने सोचा अपने भाई को बोले कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मुझे वापस कर दो। यही सोचते सोचते नैना सोफे पर बैठी बैठी कब सो गई, उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन नौकरों के साथ मिलकर नैना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सागर नाश्ता करके बिना बताए चले गए। नैना मुस्कुराते हुए अपने बाबूजी के लिए ये नाश्ता लेकर गई। वह देखकर हैरान हो गई कि नरेंद्र बाबू अपना सामान समेट रहे थे। नैना बोली, बाबूजी आप सामान क्यों समेट रहे हैं? कल ही तो आप आए हैं। नरेंद्र बाबू मुस्कुराकर बोले, बेटा मेरी वजह से अपनी गृहस्थी खराब मत कर। मैं कब तक हूँ नहीं हूँ कोई नहीं जानता। मैंने एक वृद्धाश्रम में बात की है, वह लोग मुझे वहाँ रखने के लिए तैयार हैं। बस इतना करो कि मुझे वहाँ पहुँचा दो। मैं यहाँ का रास्ता भी नहीं जानता हूँ।
नैना अपने पिता के पास फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बाबूजी, हम लड़कियों को ही ये सब देखना क्यों पड़ता है। मैं आपसे नज़रें भी नहीं मिला पाऊंगी। जब ऊपर जाऊंगी तो माँ को क्या जवाब दूंगी। आखिर नैना करती भी क्या। उसने टैक्सी बुलाई और पिता को वहाँ तक छोड़ आई। नरेन बाबू नैना से बोले, परेशान मत हो। कई बार परिस्थितियाँ हमारे बस में नहीं होती हैं। यहाँ मेरे जैसे कितने ही लोग होंगे। मैं समय काट लूँगा। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने चाहिए। इतना कहते हुए नरेन बाबू चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से किसी और का सहारा लेकर अंदर जा रहे थे। नैना अंदर ही अंदर रो रही थी, मानो वह उनको आखिरी बार देख रही हो। राजीव ने एक बार नैना को फ़ोन करके नहीं पूछा कि बाबूजी कैसे हैं। नैना चुपचाप 3 दिन तक घर में रोती रही, ना ठीक से खाती, ना किसी से बात करती, और इन सब बातों से सागर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नैना वृद्धाश्रम फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह अंदर ही अंदर कितनी ग्लानि महसूस कर रही थी कि एक बेटी क्या इतनी मजबूर हो जाती है कि अपने पिता को भी सहारा नहीं दे पाती है। जो पति आज पिता के लिए नहीं है, क्या कल को वह अपनी पत्नी के सम्मान के लिए कुछ कर पाएगा। इन्हीं सब सवालों से नैना परेशान थी। चौथे दिन करीब 11 बजे वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि नरेन बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। नैना को उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने सोचा कि सागर रात से पहले घर नहीं आएंगे, बच्चे दोपहर तक आएंगे। उसने नौकरों से कह दिया और वह पिता के अंतिम संस्कार के लिए वृद्धाश्रम की ओर चली गई। रास्ते में नैना के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, काश कि राजीव ने बाबूजी को कुछ दिन अपने पास रख लिया होता तो उनकी मृत्यु अभी नहीं होती। काश कि सागर एक मरीज समझ कर ही बाबूजी को अपने घर में सहारा दे देता तो उसके पैसे और आप कम नहीं हो जाता होता और आज मैं अनाथ नहीं होती। जैसे ही नैना वहां पहुंची, वृद्धाश्रम की मैनेजर ने कहा, उनकी लिस्ट में बेटा, बहू, बेटी, दामाद सब हैं। फिर आप अकेले कैसे आईं? इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? नैना बोली, आत्मा को शांति तो उन्हें 3 दिन पहले ही मिल गई थी, जब उन्हें ये समझ में आ गया कि दुनिया में सारे रिश्ते मतलब के होते हैं। जाते समय कोई अपना नहीं होता। हाँ, परमात्मा से इतनी विनती ज़रूर करूँगी, उनके जैसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। मैं इनकी बेटी हूँ और इनका कोई नहीं है। आपको जो भी करना है मुझे कहिए, मैं करूँगी। तभी मैनेजर ने एक लिफाफा दिया जिसमें नरेन बाबू ने लिखा, बेटा, इस दुनिया में जब तक अपने बल पर हो तभी तक ही कोई भी रिश्ता तुम्हें पूछेगा। मैं चाहता हूँ एक बार फिर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जब जीते जी मैंने अपनी बेटी को इज्जत से जीना सिखाया तो मरने के बाद मैं कैसे किसी के भरोसे उसे छोड़ सकता हूँ। मेरे बचे हुए पैसे और गांव के घर को बेचकर तुम अपने लिए कुछ करो ताकि अपने फैसले तुम खुद ले सको। इस संपत्ति में तुम्हारे भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। पिता के एक एक शब्द ने मानो नैना में हौसला भर दिया था। नैना ने राजीव को और सागर को अपने पिता की मौत की खबर दी, परंतु उसने पिता का दाह संस्कार खुद किया और राजीव को इस सब से बेदखल कर दिया, क्योंकि उसने पिता के अंतिम संस्कार में भी आने से इनकार कर दिया था। कुछ समय बाद अपने पिता की अंतिम इच्छा उसने इस तरह पूरी की। उसने गांव का घर अच्छे दामों में बेच दिया। फिर शहर में उसने अपने लिए एक छोटा सा घर लिया और सागर से उसने तलाक लिया। जब सागर ने माफ़ी मांगी तो नैना बोली, मेरे पिता को लौटा दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। राजीव से भी उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। नैना अपने बच्चों के साथ रहने लगी और अपना काम शुरू किया। अब वह एक आत्मनिर्भर नारी थी जिसे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। उधर कुछ दिनों बाद भाई भी गिरता हुआ नैना के आगे मदद की गुहार लगाने आया कि वह बर्बाद हो गया है, पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है। लेकिन नैना ने अपने भाई को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और दोनों मुंह लटकाकर वहां से चले गए। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि हर बार पत्नी और बेटी को ही परीक्षा देनी पड़ती है? क्या विदाई के बाद बेटी अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या एक लड़की शादी के बाद जहां सास ससुर पूरे परिवार की देखभाल कर सकती है,
वह अपने पिता की देखभाल नहीं कर सकती। ज़्यादा माल पर ससुर की जिम्मेदारी नहीं होती। इनके लिए हम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए छोटे छोटे फैसले तो हम खुद ले सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।